दोस्तों, आज हम इतिहास के एक बेहद खास हिस्से का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने आने वाली सदियों तक भारत की दिशा तय कर दी। ये है इतिहास की दुनिया और आज हम समझेंगे दिल्ली सल्तनत के उदय को। चलिए, बिना किसी देरी के इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नए युग के आरंभ की। आखिर सल्तनत के आने से पहले अपना भारत कैसा दिखता था? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा वक्त जब देश पर अलग अलग राजाओं का राज था। कोई एक सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। देश छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था और राजा आपस में ही उलझे रहते थे। एक ऐसी बिखरी हुई स्थिति थी और फिर अचानक एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तूफान आया। इस तूफान की आहट हम इन 3 मेन पड़ावों में सुन सकते हैं। 12वीं सदी के आखिरी सालों में मुहम्मद घोरी ने भारत पर हमला किया। फिर आया साल 1192 जब उसने तराइन के दूसरे युद्ध में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। और फाइनली साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान बना। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अक्सर क्या होता है, कोई राजा नई जगह जीतता है तो वहीं बस जाता है, राइट? पर घौरी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने भारत में रहकर खुद राज नहीं किया, बल्कि पूरी सत्ता अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को थमा दी। यह आम किस्सा नहीं था, एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। और यहीं से नींव पड़ती है मामलुक वंश की। एक सेनापति जो अब अचानक से एक शासक बन चुका था। ऐबक ने इसकी शुरुआत जरूर की, लेकिन इस साम्राज्य को असल में मजबूत बनाया इल्तुतमिश ने, जिसने दिल्ली को एक बेहद पावरफुल राजधानी का रूप दिया। और उसके बाद आती हैं रजिया सुल्तान। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए एक लौती महिला सुल्तान बनकर सत्ता संभाली। ये एक क्लियर मैसेज था कि अब सत्ता खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि काबिलियत और तलवार के दम पर तय हो रही थी। मामलुक दौर के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं खिलजी वंश और उनके कमाल के विस्तार की तरफ। ये वो दौर था जब सल्तनत सबसे ज्यादा फैली और इस विशाल विस्तार के पीछे दिमाग था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन सिर्फ एक आक्रामक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक लाजवाब मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था। उसकी बेहतरीन सैन्य नीति और कड़े आर्थिक सुधारों ने ऐसी ताकतवर सेना खड़ी की कि दक्षिण भारत तक सल्तनत का दबदबा बन गया। खिलजी के बाद वक्त आया तुगलक वंश के फैसलों का। ये एक ऐसा फेज था जहां प्रशासन में बहुत से नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। लेकिन बात वही है ना, हर नया आइडिया हिट नहीं होता। तुगलक दौर में प्रशासन को सुधारने के लिए नए एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत हुए। कभी अचानक राजधानी बदल देना, तो कभी नए सिक्के चला देना। पर ये एम्बिशियस फैसले बुरी तरह फेल हुए। एक बढ़िया विजन अगर ठीक से एग्जीक्यूट ना हो तो कितना खतरनाक हो सकता है, ये दौर हमें वही सिखाता है। इन्हीं विफल फैसलों और आंतरिक लड़ाइयों ने इस विशाल सुल्तनत को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया था। और इसी खोखलेपन के चलते हम आ पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, सुल्तानेत का अंत। साल था 1526। इतिहास में ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक पूरा टर्निंग पॉइंट है। ये वो मोड़ था जब 3 सदियों से चला आ रहा राज एक बिल्कुल नए तूफान से टकराने वाला था। और ये नया तूफान लाया बाबर। 1526 के पानीपत के पहले युद्ध ने सच में सब कुछ पलट दिया। बाबर ने अंदर से कमजोर पड़ चुकी सल्तनत की सेनाओं को बुरी तरह हरा दिया। पानीपत की उसी जमीन पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की एक बिल्कुल नई दास्तान शुरू हुई। तो अगर हम इस पूरे सफर को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक साम्राज्य के आने और जाने की दास्तान नहीं है। ये पूरी कहानी 3 मेन चीजों पर टिकी है: पावर, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ताकत से आप सत्ता जीत तो जरूर सकते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक बचाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ सटीक रणनीति और सही फैसले ही काम आते हैं। अंत में इस बात पर जरूर सोचिए, क्या एक बेहद मजबूत साम्राज्य हमेशा टिक सकता है, या वक्त के पहिए के आगे एक न एक दिन हर शक्ति को गिरना ही पड़ता है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इतिहास हमारे सामने बार बार लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी ही बेहतरीन और पावरफुल कहानियों का विश्लेषण सुनने के लिए जुड़े रहिए इतिहास की दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले सफर में।